विमान हादसे में कितने लोगों की मौत हुई, किस तरह के हालात बने। सीएम विजय रूपाणी जो एक्स सीएम हैं गुजरात के, वो इस हादसे में चल बसे। हमारा ये कहना था कि ये हादसा नहीं, साजिश थी। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कोई राजनीतिक दल बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, बल्कि कोई सामाजिक संगठन भी नहीं बोल पाएगा, पर हमने आशंका जताई है। और अगर वो अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग हो सकती है। लेकिन कुछ खबरें जो आज के अखबार में इससे संबंधित आई हैं वो आपको जान लेना चाहिए कि ये जो हादसा हुआ, इसके बाद आज की जो खबर थी अखबारों की वो ये थी, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये थी कि अमित शाह ने ये कहा कि आने वाले वक्त में जो भी व्यक्ति यात्रा करेगा उसका डीएनए प्रोफाइल होना ज़रूरी है। हो सकता है ऐसा कानून हम पास कर दें, तो अभी जो यात्री हैं उनका जो परीक्षण है, उनके बारे में जानकारी है, उनकी जो पहचान है वो डीएनए प्रोफाइलिंग से होगा। और डीएनए प्रोफाइलिंग एक्ट के बारे में हम आपको बहुत पहले से बोल रहे हैं कि वो लाने की योजना चल रही है। साथ ही साथ दादरी में एक हादसा हुआ था, विमान हादसा पहले कभी, उस हादसे के बाद से भाषा बदल दी गई थी और कुछ सारे नियम बदल दिए गए थे कम्युनिकेशन के। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ चीज़ें बदल दी जाती हैं, ऐसी चीज़ें जब भी होती हैं। पंजाब का जो कर्जा है वो 3,62,444 करोड़ रुपया हो गया है। और पंजाब के प्रभारी भी थे विजय रूपाणी, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ। और पंजाब का चुनाव भी है अगले साल 27 में। पंजाब का चुनाव है 27 के पहले दूसरे महीने में ही। और एक और कमाल की बात है कि ड्रोन की मदद से फसलों की बीमारी की पहचान करने का भी फरमान आया है। तो ड्रोन, ये सारी खबरें, कुछ खबरें मैंने निकाली थी, बहुत सारी खबरें थी वैसे तो, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था तो कि हम 10वें हिस्से, जो हमारा रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, जो ये किताब हम आपके सामने लेकर के आते हैं, इस किताब का जो 10वां हिस्सा है वो आपके सामने आज पेश किया जा रहा है। और उस 10वें हिस्से की प्रोसेस में आपके सामने जो चैप्टर आएगा, यानी इससे पहले हमने कहा था जो 9वें हिस्से तक आपके पास आ गया था, एक प्लेलिस्ट है निडर इंडिया चैनल पर जिसका नाम ही रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन है। उसमें पहले 9 पार्ट हमने दिए हुए हैं। 10वां हिस्सा ये है, इसमें मजदूर की मजदूरी को लेकर के हमने बताया था पिछले वाले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में जो आपके सामने बात है वो ये है कि जो रुपया है, जो मुद्रा है, वो कहाँ बनाया या छापा जाता है। बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि जो नोट है वो रुपया है। असल में ऐसा नहीं है दोस्तों। असल रुपया है धन, और धन जो मानक के हिसाब से, वो धन क्या होता है, जो नया उत्पादन होता है, केवल वो धन है। मान लीजिए आपने कोई चीज बना दी, वो तो बन गया, आपने अनाज उगा दिया, वो तो हो गया। अब नया पैसा कैसे छपेगा? तो नया पैसा छपने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया, धन का मतलब ये हो गया, मैं इसको यदि ऐसे कहूं कि कोई नई चीज, तो अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो धन के रिसोर्सेज हैं, वो क्या हैं? हमने माइनिंग की, वहाँ से सोना, चांदी, कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कुछ भी निकला वो धन है। किसान ने कुछ बीज डाले, उससे कई गुना बीज होकर के मतलब फसल पैदा हुई। किसी भी तरह का अनाज, धन, धान्य और कोई फसल खेत में होती है, वो धन है। कोई नया बंदा पैदा हुआ, यानी पहले घर में 2 लोग थे, एक नया व्यक्ति आ गया, एक तीसरे उनके बच्चे जन्म हुआ, वो धन है। आपके घर में पशु है और पशु ने मतलब एक और बच्चे को जन्म दिया, बछड़े कटड़े को, तो वो धन है। बेसिकली धन है जब उत्पादन होता है, उसको हम धन कहते हैं। अब आदमी की तो कोई कीमत होती नहीं है, आदमी को तो गिरवी भी नहीं रखा जा सकता, आदमी की तो कोई मोल भी नहीं है। लेकिन कोई जानवर है, उस जानवर की कीमत रख दी जाती है और उस जानवर की कीमत के बराबर का रुपया छाप लिया जाता है। इसीलिए जानवरों की संख्या की गिनती होती है।
फिर ज़मीन में जो उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन हुआ ये चेक किया जाता है। तो उसके लिए भी आपके सामने बात हुई कि वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है कि जो नए उत्पादन हुआ वो लगभग कितना उत्पादन होगा ये चेक करती रहती हैं एजेंसियां कि इस साल में इतना गेहूं की पैदावार होने के चांस हैं, इतना मक्का हो जाएगा, इतना फलाना ढिमकाना हो जाएगा, इतनी धातुएं निकल जाएंगी। तो उस जो भी धन हमारा पैदा हुआ है देश के अंदर, उसके बराबर का जो बैंक नोट है वो छाप लिया जाता है। यही है बैंकों की छपाई का सोर्स, कि असली धन पैदा करता है देश का मजदूर, या फिर एक धन जो है वो है जब हम अपनी एनर्जी की हार्वेस्टिंग करते हैं, अपनी ऊर्जा की हार्वेस्टिंग करते हैं, उस ऊर्जा की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो मतलब जैसे मैंने सूरज से ऊर्जा ली, मतलब पौधे ने सूरज से ऊर्जा ली, वहाँ से हमने उस अनाज को खाया और हमें जो ऊर्जा मिली, जो प्रकृति से पाई है, उस ऊर्जा को मैं किसी और के लिए काम में इस्तेमाल करूँगा, तो वो ऊर्जा की हार्वेस्टिंग के बदले में वो अपनी ऊर्जा देगा। यानी उसने कहीं और से ऊर्जा ली है, तो वो धन ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही धन है बेसिकली। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जितनी भी ऊर्जा का विनिमय होगा, यानी कि जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है वो जब अपनी ऊर्जा आपको देगा, या तो डायरेक्ट वो आपको अनाज दे दे, या तो वो डायरेक्ट आपको अपना पशु दे दे, या उस अनाज में जो स्टोर ऊर्जा है उसको खा करके वो अपना काम, अपनी ऊर्जा यानी अपनी मेहनत दे दे। और इसी तरह से वो अगर सीधा अपना पशु नहीं दे रहा है तो पशु से जो उत्पादन हो रहा है, यानी दूध हो रहा है, या कुछ पशु है जो मीट का उत्पादन करते हैं, या जो मछली है, तो वो आपको दे दे। तो उसके मुकाबले में फिर जो सरकार है वो उतना ही नोट छापती रहती है। और इसी प्रोसेस, यही जो नोट छापा है, इसकी कीमत जो है वो धन के बराबर है, धन के बराबर ही धन दिया जाता है। तो ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा, बड़ा गेम है जिसको आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसी समझने के लिए हमने आपके सामने ये सारे के सारे दस्तावेज भी लाए थे और दूसरी चीज़ें भी आपके सामने लेकर के आए। और फिर हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो रुपया है वो छपता कहाँ है, मुद्रा रुपया बनाया या छापा कहाँ जाता है। इसको हम यही कहेंगे कि ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि रुपया मुंबई, मद्रास, कलकत्ता आदि इस टकसाल में छापा जाता है, जो बताया नहीं गया। तो अभी भ्रमित करने वाली बात है। अच्छा हाँ, ये भी मैंने असल में बोल ही दिया है बेसिकली कि मुद्रा जो है वो छापने बनाने की केवल 3 प्रकार की टकसाल हैं। पहला खेती रूपी टकसाल, दूसरा प्राकृतिक संपदा रूपी टकसाल, और तीसरी औद्योगिक संपदा रूपी टकसाल। तो इसमें जब हम देखते हैं कि पहले खेती वाले पे आ जाते हैं। खेती वाले में सबसे पहली चीज़ें ये है कि इसको आप पढ़ेंगे बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो अनाज है वही मतलब असल में जो अन्न है वही प्राणदाता, या मतलब इसको कृषि द्वारा पैदा अन्न जीवों की प्राणदाता है। इसलिए कृषि कार्य करने वाले किसान को जीवनदाता, प्राणदाता, अन्नदाता भी कहा जाता है। इसको आप समझिएगा। प्रकृति ने जिस देश में कृषि योग्य भूमि दिया है वह देश धन्य है। भारत देश के किसान जब अक्टूबर नवंबर की ठंड में खेत जोतकर उसमें गेहूं के बीज बोता है और जनवरी फरवरी के महीने में हड्डी गला देने वाली ठंड में खेत की सिंचाई करता है, तो समझ लीजिए टकसाल चल रहा है। अप्रैल मई की झुलसा देने वाली गर्मी में जब गेहूं की कटाई मढ़ाई करके प्रकृति की कृपा स्वरूप एक दाने गेहूं के बदले सैकड़ों दाने गेहूं पैदा करता किसान जब उस गेहूं को बोरे में भरता है, तो समझ लीजिए कि टकसाल रूपी खेत से गेहूं के रूप में बोरे में मुद्रा भर रहा है और रुपया छप गया है या बन गया है। इसको आप समझ गए होंगे कि जो मैं बात बता रहा था उसी को बिल्कुल वर्मा जी ने शब्द दे दिए हैं। जिस देश में जंगल, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ मिट्टी, पहाड़, नदी, समुद्र, खनिज खान, धातुओं की खान, रत्नों की खान, तेल और गैस की खान इत्यादि प्रकृति ने अपने संसाधन जिस भी देश को दिए हैं, वो तो समझिए उस देश के पास पूरे देश में टकसाल है और इस देश में मुद्रा का भंडार है या टकसाल है, यही असली संपत्ति है। और इसीलिए भारत जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है, आक्रमणकारियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है, व्यापार करने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त इन्हीं संसाधनों से मानव के उपयोग या उपभोग में लाने वाली वस्तुएं बनकर मुद्रा रूप को जन्म देती हैं। अब उद्योगों की बात करें, उद्योगों में क्या होता है, उद्योगों में नया कोई उत्पादन नहीं होता है।
उद्योग केवल पुरानी किसी धातु को नए स्वरूप में ढालते जरूर हैं। जब प्राकृतिक संपदा लोहे को औद्योगिक उत्थान में ले जाकर ज्ञान विज्ञान और श्रम द्वारा उस लोहे को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में रूपांतरित या परिवर्तित किया जाता है, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रेल, हवाई जहाज इत्यादि, तो मुद्रा छापता है और उत्पादन करता है। वही उत्पादन रुपया मुद्रा का जन्मदाता है या रुपया छापा या बनाया जाता है। यही आप समझ गए होंगे। यह प्राकृतिक, औद्योगिक और कृषि संपदा ऐसा टकसाल है कि यदि बीमार और बंद हो जाए तो देश में संकट का अंबार लग जाएगा। अर्थात यदि खेती ना कर पाए किसान और यदि उद्योग धंधे चौपट हो जाएं, यदि आपका जो लघु उद्योग है, जो आपके गांव में छोटे छोटे उद्योग, जो हाथ से काम करने वाला कारीगर यदि मतलब उसका काम बंद हो जाए, तो समझ लीजिए कि देश की टकसाल बंद हो गई और देश अब बर्बादी की कगार पर है। और पिछले 11 साल से ये मौजूदा सरकार, जो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जिसका प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो पूरी तरह से इस पूरी टकसाल को बंद करके देश को बीमार और बर्बाद करने की दिशा में काम कर रहा है। इसको आप समझ लीजिएगा। देश की सरकारों ने इन्हीं के उत्पादों को साधने के लिए, साधन के रूप में, विनिमय में शोषण ना हो इसके लिए, मूल्य को मापने के लिए मूल्य का मापक बाट बनाया था, जिसे मुद्रा रुपया कहते हैं, जो सरकारी टकसाल में छापा या बनाया जाता है, जो मुख्य रूप से सोना या चांदी के मानक पर आधारित होता है। और यही सोना या चांदी का मानक मुद्रा रुपये को मूल्य या क्रय शक्ति देता है। इस क्रय शक्ति का नाम रुपया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उस नोट के बदले में जो धातु रखी जाती है, या तो अनाज रखा जाए या धातु रखी जाए या गाय भैंस रखी जाए, कोई तो चीज़ रखी जाएगी ना, कोई तो नियम बनेगा ना कि 100 का नोट छपने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि 100 का नोट छपने के लिए जितनी एक मुट्ठी में हवा आ जाए उसको हम कहेंगे, या जितनी रेत हमारी मुट्ठी में आ जाए उसको हवा कहें, उसके बराबर का हम छाप लेंगे। कुछ तो रखेंगे जो फिक्स होना चाहिए। तो मानक स्थिरांक, मापक का सिद्धांत क्या है? वो कहता है कि मानक जो है वो स्थिरांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन देश की लुटेरी सरकारों ने इसी रुपये को, जो कीमत मापने का बाट है, उस बाट में बट्टा किया, यानी कुटकरण अवमूल्यन किया, जो नियम विरुद्ध है और असंवैधानिक है। उसके द्वारा सैकड़ों साल से भारत को लूटा जा रहा है और कथित आज़ादी के नाम पर 70 सालों से, अब 70 हो गए हैं, तब ये लिखी गई थी, तब 70 से अब ज़्यादा हो गए हैं, तथा कथित रुपये के बाट में इतना बट्टा किया गया कि इसका मानक खत्म कर दिया गया। इसी का परिणाम ये हुआ कि जो मूल्य का मापक थी, उसी रुपये को शोषण के साधन के रूप में प्रयोग करके आर्थिक शोषण किया जा रहा है। यानी आपको ये बात बताई जा रही है कि ये जो रुपया छापा था, होना तो ये चाहिए था कि ये रुपया छापने का एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाए और किसी का भी शोषण ना हो, इसलिए स्टैंडर्ड फिक्स रहे। लेकिन शोषण जारी रहा। तो ये एक बड़ी विडंबना की बात है हमारे लिए कि हम लोग इसके ऊपर सोच नहीं रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए यही एक मुख्य विषय रहता है कि रुपया क्या है, रुपये का मापक क्या है और रुपया किस तरह से काम करता है। तो पहले आप रुपये को समझ लें, और रुपये को समझने के बाद फिर हम इस शोषण को आगे आते हैं कि रुपया मूल्य का मापक, ये एक पॉइंट हो गया, और फिर या शोषण का साधन। तो शोषण कैसे हुआ ये हम 11वें पार्ट में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।